बच्चों, हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और पिछले वीडियो तक हमने इस पाठ के उदाहरणों के साथ साथ आपकी पाठ्यपुस्तक के सैद्धांतिक और लघुत्रात्मक प्रश्नों को हल कर लिया था। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के अंकित प्रश्न और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंकित प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 1। 31 मार्च 2016 और 17 को अल्फा लिमिटेड का तुलन पत्र इस प्रकार है। इसे तुलनात्मक तुलन पत्र में आपको तैयार करना है और तुलनात्मक तुलन पत्र यानी कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको रेडी करनी है। आपकी पाठ्यपुस्तक में यहां पर समरूप तुलन पत्र है लेकिन यह तुलनात्मक तुलन पत्र होना चाहिए, तो हमने इसे तुलनात्मक में कन्वर्ट कर लिया है प्रश्न संख्या 1 और 2 को। तो आइए बात करते हैं। आपको यहां पर समता एवं दायित्व पक्ष में जो मदें दी गई हैं उसमें अंश पूंजी है, संचय एवं अधिशेष दिया गया है जिसका जो मूल्य है वो प्रथम वर्ष का 1 लाख है और अगले वर्ष का 1,50,000 रुपए दिया गया है। इसके बाद में गैर चालू देयता में दीर्घकालीन ऋण जिनका मूल्य 2 लाख एवं 3 लाख दिया गया है। चालू देयता में लघुकालीन देयताएं 50,000 और 70,000, लेनदार 30,000 और 60,000, अन्य चालू देयताएं 20,000 और 30,000 और साथ ही साथ लघुकालीन प्रावधान यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिनका मूल्य दिया गया है 20,000 और 10,000 और प्रथम वर्ष के चिट्ठे के दायित्व पक्ष का योग दिया गया है 6,20,000 और द्वितीय वर्ष के चिट्ठे के 10,20,000 दायित्व पक्ष का योग दिया गया है। इसी तरीके से संपत्तियों में आपको मदें शामिल की गई हैं जिसमें मुख्य तौर पर स्थिर संपत्तियां, गैर चालू विनियोग, चालू संपत्तियों में चालू विनियोग, रहतिया, देनदार, नकद एवं नकद तुल्य और लघुकालीन ऋण एवं अग्रिम राशियां आपको दी गई हैं और आपको इन सूचनाओं से तैयार करना है तुलनात्मक तुलन पत्र। तुलनात्मक तुलन पत्र के लिए आपको बताया गया था कि आपको 5 कॉलम बनाने होंगे। प्रथम कॉलम में आपको संपत्तियों दायित्वों के अवयवों के नाम यानी कि इन मदों को आपको यूं का यूं उतारना है। दूसरे कॉलम में आपको 2016 की मदों को उतारना है, राशियों को उतारना है। तीसरे कॉलम में 2017 की राशियों को उतारना है। चौथा कॉलम जो कि वृद्धि या कमी को प्रदर्शित करता है और 5वां कॉलम वृद्धि या कमी के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से आपको तुलन पत्र बनाना सिखाया गया है। उसी के आधार पर हमने जो फॉर्मेट तैयार किया है वो इस तरीके से है। आपको 5 कॉलम स्टूडेंट्स नजर आ रहे होंगे जिसमें पहले कॉलम में संपत्ति एवं दायित्व के अवयवों के नाम हमने लिखे हैं जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, उसे हूबहू आपको उतार लेना है और यहां पर उन अमाउंट्स को जो दिए गए हैं उन्हें उतारना है और मुख्य काम आपको जो करना है वो चौथे और 5वें कॉलम में करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली मद जो आपको दी गई है वो दी गई है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। अंश पूंजी दी गई है 2 लाख एवं 4 लाख। तो अगर बात करें तो शेयर कैपिटल में प्रथम वर्ष में आप लिख दें 2 लाख और फिर 4 लाख। अब बात करना चाहेंगे संचय आधिक्य जो कि दिए गए हैं 1 लाख एवं 1,50,000। दीर्घकालीन देयताएं यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो आपको दिए गए हैं दीर्घकालीन ऋण के रूप में 2 लाख एवं 3 लाख। चालू देयताएं करंट लायबिलिटी में पहली मद जो दी गई हैं वो दी गई है शॉर्ट टर्म बोरोविंग 50,000 एवं 70,000। इसके बाद आपको दिए गए हैं ट्रेड पेएबल 30,000 और 60,000। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटी 20,000 और 30,000। उसके बाद आपको दिए गए हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिनका मूल्य दिया गया है 20,000 और 10,000। अब बात करते हैं योग की। अगर योग की बात की जाए तो प्रथम वर्ष का योग जो है वो आ रहा है 6,20,000।
और यहां अगर योग की बात की जाए तो 850, 950, बिल्कुल 10,20,000। योग आप स्वयं लगाएं ताकि अगर कोई गलती होगी तो अगर कोई आंकड़ा छूटेगा या कोई राशि आपने गलत लिखी होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। अब बात करते हैं संपत्तियों की। संपत्तियों में हमें दी गई है स्थिर संपत्तियां 2 लाख एवं 5 लाख। इसके बाद अगर बात की जाए तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 1,25,000। करंट असेट्स में हमें करंट इन्वेस्टमेंट 60,000 और 80,000 दिए गए हैं। इन्वेंट्री का मूल्य हमें दिया गया है 1,35,000 और 1,55,000। इसके बाद अगर बात की जाए तो डेटर दिए गए हैं 60,000 से 90,000, जिन्हें आप ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं यहां पर नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 और 10,000। और लास्ट एंड फाइनल मत जो दी गई है वो दी गई है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और जिनका जो अमाउंट है वो दिया गया है 40,000 और 60,000। योग की अगर बात करें तो योग बिल्कुल आप लगाकर देखें, और योग जब आप लगाते हैं तो ये योग आ रहा है 6,20,000, और यहां के योग की अगर बात करें तो ये योग आ रहा है 10,20,000। इन मदों को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आया होगा कि हमने प्रश्न की राशियों को जो का त्यों उतारा है। एक सावधानी ये रखनी है कि प्रश्न में यदि ईयर रिवर्स करके दिए गए हों, यानी 2017 इधर और 2016 इधर, तो बैलेंस शीट बनाते समय, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते समय आपको उन ईयर्स को सीधा कर लेना है, यानी इसी क्रम में उन्हें रखना है। चौथे कॉलम में आपको सिखाया गया है वृद्धि या कमी की राशि की गणना की जाती है, तो उसकी बात करते हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल आपको नजर आ रहा है 2 लाख से 4 लाख हुआ है, तो वृद्धि हुई है कितनी? 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख से 1,50,000 हुआ है, तो 50,000 की वृद्धि हुई है। जबकि लॉन्ग टर्म बोरोविंग 2 लाख से 3 लाख हुआ है, तो 1 लाख रुपए की वृद्धि है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग 50 से 70,000, तो 20,000 की वृद्धि। ट्रेड पेबल 30 से 60, तो 30,000 की वृद्धि इसमें हुई है। यहां अगर बात की जाए तो करंट लायबिलिटी 20 से 30, तो 10,000 की वृद्धि हुई है। लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन को देखते हैं तो वो 20,000 से 10,000 आपको नजर आते हैं। इसका मतलब यहां पर 10,000 की कमी हुई है, और आपको बताया गया है कि यदि किन्हीं मूल्य में कमी हो तो उसे आप कोष्टक में प्रदर्शित करेंगे। अब साथ के साथ ही यहां पर हम प्रतिशत निकाल लेना चाहेंगे। कुल योग में 4 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है, वो आप इस तरह से टोटल लगाकर भी देख सकते हैं और यूं भी क्रॉस टैली कर सकते हैं। प्रतिशत निकालने से पहले हम संपत्तियों की बात कर लेते हैं। संपत्तियों में अगर देखा जाए तो जो फिक्स्ड असेट्स है उसमें 3 लाख रुपए की वृद्धि है। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 25,000 रुपए की वृद्धि है। इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट में 20,000 रुपए की वृद्धि है। इसके बाद इन्वेंट्री में अगर देखा जाए तो 20,000 रुपए की वृद्धि हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल 60 से 90, तो 30,000 रुपए की वृद्धि है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 25,000 से 10,000, यानी कि 15,000 रुपए की कमी है। और अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस तो वो हो रहे हैं 40,000 से 60,000, इसका मतलब 20,000 रुपए की वृद्धि है। और अगर कुल योग की बात करें तो वो आते हैं 4 लाख रुपए। इस तरीके से भी, और आप इस तरह से डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे परसेंटेज। अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात की जाए तो प्रतिशत की गणना संबंधित मद पर ही की जाती है, ना कि किसी योग पर। यानी मुझे कहना है कि इस 2 लाख का प्रतिशत इस 2 लाख पर निकाला जाएगा, इस 50,000 का प्रतिशत इस 1 लाख पर निकाला जाएगा। यानी ये सभी प्रतिशत 2016 के संबंधित मद के मूल्य पर निकाले जाएंगे। शेयर कैपिटल का चेंज का प्रतिशत शेयर कैपिटल पर, रिजर्व एंड सरप्लस में जो 50,000 का परिवर्तन हुआ है तो रिजर्व एंड सरप्लस के मूल्य पर निकाला जाएगा। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है।
तो अब बात करते हैं प्रतिशतों की। तो प्रथम 2 लाख जो वृद्धि हुई है शेयर कैपिटल में, उसका प्रतिशत 2 लाख पर निकाला जाएगा, और 2 लाख पर 2 लाख का प्रतिशत आप जानते हैं 100% होता है। अगला प्रतिशत रिजर्व एंड सरप्लस का, इसमें वृद्धि हुई है 50,000 की, और प्रथम वर्ष का मूल्य 1 लाख दिया गया है, तो 50,000 का जब 1 लाख पर प्रतिशत निकालते हैं तो ये 50% होगा। अगला प्रतिशत 1 लाख का निकाला जाएगा 2 लाख पर, जो कि 50% होगा। अगला प्रतिशत 20,000 का 50% पर निकाला जाएगा, जो कि 40% होगा। प्रतिशत की गणना किस तरीके से करनी है ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, 20,000 बटा 50,000 गुणा 100। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रतिशत परिवर्तन निकालना है वो आपको निकालना है ट्रेड पेएबल का, और ट्रेड पेएबल में 30,000 रुपए की वृद्धि हुई है और प्रथम वर्ष का मूल्य भी 30,000 है, तो ये कीमत होगी 100%। इसके बाद में अगर बात की जाए तो अगला प्रतिशत होगा 50%, और उससे अगला प्रतिशत होगा 50% की कमी। अब अगर कुल का प्रतिशत निकाला जाए तो 4 लाख बटा 6,20,000 गुणा 100 करने पर जो प्रतिशत आता है वो आता है लगभग 64.52%। इसी तरीके से संपत्तियों का प्रतिशत निकालते हैं। 3 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स में वृद्धि हुई है और प्रथम वर्ष का मूल्य 2 लाख है, तो जब आप इसका प्रतिशत निकालते हैं तो ये लगभग होगा 150%। 25,000 रुपए की वृद्धि हुई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में और प्रथम वर्ष का मूल्य 1 लाख है, और जब इसके प्रतिशत की गणना की जाती है तो ये लगभग आता है 25%। 20,000 का प्रतिशत निकाला जाएगा 60,000 पर, जो होगा 33.33%। अगला प्रतिशत 20,000 का निकाला जाएगा 1,35,000 पर, और जब आप करते हैं तो ये लगभग है 14.81%। अगला प्रतिशत है ट्रेड रिसीवेबल का, जो कि 30,000 से निकाला जाएगा, 30,000 का निकाला जाएगा 60,000 पर, और ये प्रतिशत होगा 50%। अगला प्रतिशत कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप देख रहे हैं जो 15,000 रुपए की कमी है, तो 15,000 रुपए की कमी का प्रतिशत निकाला जाएगा प्रथम वर्ष के मूल्य 25,000 पर, और ये लगभग आता है 60%, लेकिन आप इसे कोष्टक में शो करेंगे क्योंकि इसमें कमी है। अगला प्रतिशत 20,000 रुपए शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का, प्रथम वर्ष का मूल्य 40,000 है जिसपे निकाला जाएगा, और ये मूल्य निकल कर आता है प्रतिशत का 50%, और कुल का प्रतिशत निकाला जाएगा 4 लाख बटा 6,20,000 गुणा 100, तो ये है 64.52%। इसी के साथ आपका अंकित प्रश्न संख्या 1 पूरा होता है। अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 2 की। मार्च 31, 2016 और 2017 को बीटा लिमिटेड का तुलन पत्र इस प्रकार था, और फिर से आपको तैयार करना है तुलनात्मक तुलन पत्र। फिर से आपको तुलनात्मक तुलन पत्र तैयार करना है। मूल्य जो दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। शेयर कैपिटल का मूल्य प्रथम वर्ष का 4 लाख और दूसरे वर्ष का 3 लाख दिया गया है। साल को जरूर चेक कर लें कि जो दिए गए हैं वो सही क्रम में दिए गए हैं ना। तो प्रथम वर्ष बिल्कुल 4 लाख और दूसरे वर्ष का 3 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000 और 1 लाख है। दीर्घकालीन ऋण जिन्हें लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप कहते हैं, और ये दिए गए हैं आपको 3 लाख और 1 लाख। लघुकालीन देयताएं शॉर्ट टर्म बोरोविंग आपको दी गई है 70,000 से 50,000। क्रेडिटर यानी कि ट्रेड पेएबल 60,000 से 30,000। अन्य चालू देयताएं अदर करंट लायबिलिटी 1,10,000 से आपको दी गई हैं 1 लाख रुपए। और लास्ट एंड फाइनल है शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कि दिए गए हैं 10,000 से 20,000। आगे की मदों की बात करें तो स्थिर परिसंपत्तियां आपको दी गई हैं 4 लाख से 2,20,000। गैर चालू विनियोग जिन्हें आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं उनकी कीमत दी गई है 2,25,000 से 1 लाख। इसके बाद में करंट इन्वेस्टमेंट जिनकी कीमत 80,000 से 60,000 रुपए दी गई है। इन्वेंट्री 1,05,000 से 90,000 दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल जिन्हें 90,000 से 60,000 की कीमत दी गई है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख से 85,000 रुपए में दिया गया है। लघुकालीन ऋण एवं अग्रिम यानी शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आपको दिए गए हैं 1 लाख और 85,000। तुलनात्मक तुलन पत्र तैयार करने के लिए वो ही 5 कॉलम। प्रथम कॉलम में आपको संपत्ति और दायित्वों के नाम लिखने हैं। द्वितीय कॉलम में 2016 की राशियां। तृतीय कॉलम में 2017 की राशियां। चतुर्थ कॉलम में वृद्धि या कमी, और पंचम कॉलम में वृद्धि या कमी का
प्रतिशत। तो आइए शुरू करते हैं फिर से तुलन पत्र कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले दी गई है शेयर कैपिटल, जिसका मूल्य है 4 लाख एवं 3 लाख। तो शेयर कैपिटल के सामने आप लिखेंगे 4 लाख एवं 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस जिसकी कीमत 1,50,000 और 1 लाख रुपए दी गई है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो कि दी गई है 3 लाख और 1 लाख। इसके बाद अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग 70,000 से 50,000 दी गई है। ट्रेड पेबल 60,000 से 30,000। अदर करंट लायबिलिटी 1,10 और 1 लाख। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 10,000 एवं 20,000। योग बिल्कुल लगाएं। प्रथम वर्ष का योग 11 लाख आना चाहिए। तो जब आप इस योग को चेक करते हैं तो 7, 8.5, 8.5 और 70, 9, 20, 9, 80, बिल्कुल ये आता है 11 लाख रुपए। और द्वितीय वर्ष का योग जो कि 7 लाख रुपए दिया गया है और बिल्कुल ये भी आ रहा है 7 लाख रुपए। अब बात करते हैं संपत्ति पक्ष की और संपत्तियों की अगर बात की जाए तो स्थिर परिसंपत्तियां 4 लाख से 2,20,000 आपको दी गई हैं। तो वो आप स्थिर परिसंपत्तियों के सामने लिख दें। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,25,000 और 1 लाख। करंट इन्वेस्टमेंट 80,000 और 60,000। इन्वेंट्री 1,05,000 से 90,000। ट्रेड रिसीवेबल जो दिए गए हैं 90,000 से 60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख से 85,000। और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस फिर से 1 लाख से 85,000। टोटल जब लगाएंगे तो प्रथम वर्ष का 11 लाख और द्वितीय वर्ष का 7 लाख। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कॉलम की मदों को प्रश्न से यूं का यूं उतारा गया है और आपका काम शुरू होता है चौथे कॉलम से, जिसमें आप वृद्धि या कमी की गणना करेंगे। तो सबसे पहले दायित्व पक्ष की और शेयर कैपिटल को अगर हम देखें तो प्रथम वर्ष में मूल्य 4 लाख है, जबकि द्वितीय वर्ष में कीमत 3 लाख है। तो इसमें 1 लाख रुपए की कमी होती है। अगला 1,50,000 से 1 लाख, तो इसमें 50,000 रुपए की कमी है। अगली कीमत देखी जाए तो 3 लाख से 1 लाख, तो इसमें 2 लाख रुपए की कमी है। 70,000 से 50,000, इसका मतलब 20,000 रुपए की कमी है। 60,000 से 30,000, 30,000 रुपए की कमी। इसके बाद में अगर बात की जाए तो 1,10,000 से 1 लाख, तो 10,000 रुपए की कमी है। और अंतिम वाला एक मद ऐसी है जो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो हो रहा है 10,000 से 20,000, तो इसमें 10,000 रुपए की वृद्धि है। तो इसे आप कोष्टक में नहीं रखेंगे। अब आप वृद्धि या कमी को जब यूं देखते हैं तो इसका टोटल बिल्कुल 4 लाख रुपए नेगेटिव बच रहा है, क्योंकि नेगेटिव का योग आ रहा है 4,10,000, जिसमें से 10,000 धनात्मक घटा दिए गए हैं। और आप इस टोटल को यूं भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं संपत्तियों में कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो प्रथम जो फिक्स्ड एसेट्स है वो 4 लाख से 2,20,000 रुपए है, इसका मतलब कमी हो रही है 1,80,000 रुपए की। जबकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,25,000 से 1 लाख है, तो 1,25,000 रुपए की कमी है। इसके बाद में करंट इन्वेस्टमेंट 80 से 60, तो 20,000 रुपए की कमी है। इन्वेंट्री 1,5 से 90, तो 15,000 रुपए की कमी है। ट्रेड रिसीवेबल 90 से 60, तो 30,000 रुपए की कमी है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख से 85,000, तो 15,000 रुपए की कमी है। और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसमें भी 15,000 रुपए की कमी है। और टोटल लगा दिया गया है 4 लाख। अब बात की जाएगी प्रतिशत वृद्धि या कमी की, तो वृद्धि केवल एक ही राशि में है, वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बाकी सब में कमी ही कमी है। 1 लाख का प्रतिशत अगर 4 लाख पर निकालेंगे तो ये 25% आता है, लेकिन इसे आप कोष्टक में रखेंगे। 50,000 का प्रतिशत 1.5 लाख पर निकालने पर 33.33%, जिसे कोष्टक में रखा जाएगा। 2 लाख का प्रतिशत 3 लाख पर जब निकाला जाएगा तो वो प्रतिशत होगा 66.67%। अगला प्रतिशत निकाला जाएगा जिसमें 20,000 रुपए की कमी है और उसका प्रतिशत निकाला जाएगा 70,000 पर, और जब आप 20,000 बटा 70,000 गुणा 100 करते हैं तो लगभग प्रतिशत आता है 28.57%। अगला प्रतिशत 30,000 का 60,000 पर निकाला जाएगा जो कि होगा 50%। 10,000 का 1,10,000 पर जब आप प्रतिशत निकालते हैं तो लगभग आता है 9.09%। अगला प्रतिशत 10,000 का 10,000 पर जो होगा 100%, और इसे आपको कोष्टक में नहीं रखना है क्योंकि ये कमी की बजाय क्या है, ये कमी की बजाय वृद्धि को दिखा रहा है। 4 लाख बटा 11 लाख गुणा 100 करने पर जो प्रतिशत निकलता है वो निकलता है 36.36%, और इसे आप कोष्टक में रखेंगे क्योंकि यहां पर वृद्धि की बजाय कमी है। अगली बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। 1,80,000 रुपए की कमी हो रही है, जबकि प्रथम वर्ष में संपत्तियां 4 लाख की थी, तो लगभग जब इसका प्रतिशत आप निकालते हैं 45%। 1,25,000 बटा 2,25,000 गुणा 100 करते हैं तो लगभग आता है 55.55%, जो कि कमी है। 20,000 बटा 80,000 गुणा 100 25%। 15,000 बटा 1,05,000 गुणा 100 तो ये है 14.29%। अगला प्रतिशत आप निकालेंगे 30,000 का 90,000 पर जो कि होगा 33.33%। 15,000 का 1 लाख पर प्रतिशत निकालने पर 15% की कमी। अगला प्रतिशत 15% की फिर से कमी, और कुल योग का प्रतिशत 4 लाख बटा 11 लाख गुणा 100 करने पर प्रतिशत आपका होगा 36.36%, जो कि कोष्टक में रखा जाएगा क्योंकि इसमें भी कमी हुई है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 भी पूरा होता है। अब बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के अंकित प्रश्न संख्या 3 की। निम्नलिखित सूचना से तुलनात्मक लाभ एवं हानि विवरण तैयार कीजिए, यानी आपको तैयार करना है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। दी गई मदों को पहले समझते हैं। सबसे पहले बाहरी भाड़ा दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आप ईयर को समझें। 2016-17 और 2015-16, यानी कि जो वर्ष दिए गए हैं वो रिवर्स दिए गए हैं, उल्टे क्रम में दिए गए हैं। लेकिन जब आप कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करेंगे तब आप दिए गए वर्षों को सीधा कर लेंगे, यानी 2015-16 पहले लिखा जाएगा और 2016-17 बाद में लिखा जाएगा, ताकि तुलनात्मक आय विवरण की तुलना करने में आसानी हो और सही वृद्धि या कमी का सही तरीके से गणना की जा सके। बाहरी माल भाड़ा फ्रेट आउटवर्ड जिसे कहा जाता है 20,000 और 10,000 है। मजदूरी और साथ ही साथ लिखा हुआ है कार्यालय। नए स्टेटमेंट के अनुसार अब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाला जाता है, लेकिन यदि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता तो आपको सिखाया गया है कि वेजेस ट्रेडिंग का आइटम है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। लेकिन यहां अगर मैं वेजेस की बात करूं तो लिखा हुआ है कार्यालय की वेजेस है, इसलिए इसे पीएनएल में दिखाया जाता अगर ये ट्रेडिंग और पीएनएल वाला क्वेश्चन होता, लेकिन यहां पर भी इसे समझना जरूरी है। विनिर्माण व्यय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रहतिया समायोजन, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री देने की बजाय रहतिया समायोजन दे दिया गया, यानी चेंज इन इन्वेंट्री आपको दिया गया है। प्रथम वर्ष में
30,000 रुपए आपको ओपन में नजर आ रहा है, जबकि द्वितीय वर्ष में 60,000 कोष्टक में नजर आ रहा है। और आपको सिखाया गया है कि चेंज इन इन्वेंट्री जब धनात्मक आए तो उसे खर्चों में जोड़ा जाता है और ऋणात्मक आए तो खर्चों में से घटा दिया जाता है। तो 60,000 को खर्चों का जोड़ लगाते समय घटाया जाएगा, जबकि 30,000 को खर्चों का जोड़ लगाते समय जोड़ा जाएगा। रोकड़ क्रय, कैश परचेज, उधार क्रय, क्रेडिट परचेज, आंतरिक वापसी, जिसे स्टूडेंट्स कहा जाता है सेल्स रिटर्न। सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया गया है। जो चालू वर्ष है या जो बाद वाला वर्ष है उसमें 30,000 की सकल हानि है, जबकि प्रथम वर्ष में 90,000 रुपए का सकल लाभ है। बाहरी ढुलाई, जिसे कहा जाता है कैरेज आउटवर्ड, 20,000 और 10,000। मशीनरी 3 लाख और 2 लाख, और मशीनरी पर हांस खुद ही ने काउंट कर दिया है 10,000 और 5,000। अल्पकालीन ऋण पर ब्याज 20,000 दोनों वर्षों का, और 10% ऋण पत्र 20,000 और 10,000 कर आपको दिए गए हैं। फर्नीचर के विक्रय से लाभ हुआ है 20,000 एवं 10,000। साथ ही साथ कार्यालय की कार के विक्रय पर हानि, यानी कि कार्यालय में कोई कार थी और उसे दोनों वर्षों में बेचा गया है, अलग अलग 2 कारों को। प्रथम वर्ष में 90,000 रुपए की हानि हुई है, नहीं, प्रथम वर्ष में 60,000 रुपए की हानि हुई है, जबकि चालू वर्ष में 90,000 रुपए की हानि हुई है। और साथ ही साथ कर की दर दी गई है 40% और 50%। लेकिन यहां अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो जिससे आप आय विवरण चालू करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उस मद को नहीं दिया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरी मदों को पढ़ने के बाद कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इस प्रश्न में निकाला जा सकता है। किस तरीके से निकाला जा सकता है? यदि आपने कक्षा 11 में व्यापार खाता पढ़ा है तो उसकी समझ से यहां पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए एक स्पेशल सूत्र बनाने वाले हैं और उसे समझाने वाले हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आपको परचेज दी गई है, आपको सेल्स रिटर्न भी दी गई है, आपको विनिर्माण व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। वेजेस को इस बार हम डायरेक्ट ना मानकर इनडायरेक्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये कार्यालय की है, इसलिए ये P&L का है, लेकिन निर्माणी व्यय, विनिर्माण व्यय जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको यहां पर परचेज दी गई है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिए, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वृद्धि या कमी आपको बता दी गई है। साथ ही साथ आपको विक्रय निकालने के लिए सकल लाभ भी दिया गया है। जब ये सारी मदें आप गौर करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया गया है, परचेज दी गई है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है, सकल लाभ दिया गया है, तो फिर मुख्य तौर पर क्या मद नहीं है, वो है सेल्स। उस सेल्स को ट्रेडिंग की सहायता से कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक काल्पनिक आंकड़ों का ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने रखा है, मैं इसे समझाने जा रहा हूं। इस ट्रेडिंग अकाउंट का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई है, उनका इस प्रश्न में दिए गए आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये काल्पनिक आंकड़े आपको इस बात को समझने में मदद करेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता से भी आप सेल्स की गणना कर सकते हैं। इस प्रश्न में जिस सूत्र का हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स की गणना करने के लिए प्रयोग करेंगे, उस सूत्र को आसानी से इस ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से समझा जा सकता है। तो केवल आप इसको समझें। आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 70,000, सेल्स 6,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपको 1,50,000 रुपए दिया गया है। एक बार स्टूडेंट्स कल्पना कीजिए कि आपको ये वाली सेल्स अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी मदें आपके पास अवेलेबल है। सेल्स 6 लाख अवेलेबल नहीं है, सेल्स आपको प्रश्न में नहीं दी गई है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, परचेज आपको दी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, जीपी भी आपको दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया है। तो कैसे निकाल सकते हैं? इन सभी मदों को जोड़ने पर 7,50,000 टोटल आएगा और उसमें से यदि 1,50,000 का क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया जाए तो सेल्स की गणना की जा सकती है। जरा गौर कीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक यहां पर दिया गया है 30,000, परचेज यहां पर दी गई है 3 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 70,000, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया गया है 3,50,000,
और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 1,50,000। जब आप इनको घटाते हैं तो आपकी जो संख्या निकल कर आती है वो 6 लाख रुपए आती है। कुल मिलाकर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके भी आप सेल्स की गणना कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर प्रश्न में तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिए गए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अंतर दिया गया है। 60,000 रुपये कॉस्टक में है तो 60,000 रुपये को आप घटाएंगे और 30,000 रुपये पॉजिटिव हैं तो 30,000 रुपये को आप जोड़ेंगे। देखिएगा ज़रा, तो यहाँ इस तरीके से हम गणना कर सकते हैं सेल्स की। इस प्रश्न में इस सूत्र का हमें साथ लेना होगा। साथ ही साथ एक विशेष बात और, जब इस सूत्र से आप क्या निकालेंगे, इस सूत्र से जब आप गणना करेंगे सेल्स की या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो सेल्स रिटर्न घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपने इस सूत्र से जो गणना की है और इससे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स निकली है वो नेट सेल्स 6 लाख रुपए निकली है, जिसमें से सेल्स रिटर्न पहले से ही घटी हुई है। तो कभी भी यदि इस सूत्र से आपको सेल्स की गणना करनी पड़े, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की गणना करनी पड़े और इस प्रश्न में सेल्स रिटर्न दी जाए, तो उसे विक्रय में से घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उसमें से घटी हुई है। ये बात आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में भी सेल्स रिटर्न दी गई है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आंतरिक वापसी, और मैं इसका कोई समायोजन नहीं करूंगा क्योंकि मैं सेल्स की गणना इस सूत्र से करूंगा और इस सूत्र से सेल्स की गणना करने पर सेल्स रिटर्न पहले से ही घटी हुई उसमें होती है। आप देख सकते हैं मेरी जो सेल्स आ रही है वो 6 लाख आ रही है और यहां पर 6 लाख सेल्स रिटर्न घटाने के बाद है। इसीलिए मैंने काल्पनिक एक ट्रेडिंग अकाउंट लिया ताकि आपको कैलकुलेशंस को समझा सकूं। अब यहां पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 साल का कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए हमने पहला वर्किंग नोट तैयार किया है। टोटल परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस माइनस चेंज इन इन्वेंट्री। यहां प्लस माइनस क्यों यूज किया है, क्योंकि यदि चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव है तो घटा दें और पॉजिटिव है तो जोड़ दें। तो सबसे पहले बात करते हैं 2015-16 की, और आप ध्यान रखिएगा 15-16 उधर दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल परचेज। टोटल परचेज हमें दी गई है 60,000 और 20,000 यानी कि 80,000 रुपए। और अगर बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया गया है 90,000 रुपए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं 20,000 रुपए। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल परचेज 80,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि दिए गए हैं आपको 20,000 रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया गया है 90,000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, विनिर्माण व्यय 90,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। और इन्वेंट्री आपको देखनी पड़ेगी इसमें वृद्धि है या कमी है। तो इन्वेंट्री में अगर आप देखते हैं तो 30,000 रुपए की इन्वेंट्री में वृद्धि है, उसे भी आप इसमें जोड़ देंगे। और जब आप इसकी गणना करते हैं तो आपकी सेल्स आती है 2,20,000 रुपए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रथम वर्ष का आता है 2,20,000 और इसमें से आपको सेल्स रिटर्न को घटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पहले से ही घटी हुई है। अब बात करते हैं 2016-17 की, तो यहाँ पर जो परचेज दी गई है वो स्टूडेंट्स दी गई है रोकड़ और उधार 1,40,000 रुपए, सकल लाभ 30,000 रुपए की हानि है, रहतिया समायोजन 60,000 रुपए की हानि है और विनिर्माण व्यय जो दिए गए हैं वो 50,000 रुपए दिए गए हैं। तो आइए एक एक आंकड़ों को अपन रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1,40,000 रुपए की परचेज है, 50,000 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, 30,000 रुपए हानि के हैं जिसे आप कोष्टक में रख दें और साथ ही साथ 60,000 रुपए रहतिया समायोजन के हैं, इसे भी आप कोष्टक में रख दें। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोष्टक से मतलब माइनस है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हम चाहे इसको माइनस में ही लिख देते हैं, माइनस 30,000 और माइनस 60,000। और जब हम इसे हल करते हैं तो आपकी सेल्स आती है 1,00,000 रुपए।
तो प्रश्न को शुरू करने के लिए हमें दोनों वर्षों की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रथम वर्ष की है 2,20,000 और साथ ही साथ द्वितीय वर्ष की है 1,00,000 रुपए। इसी के साथ हमें अदर इनकम, तो अदर इनकम की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको फर्नीचर के विक्रय से लाभ दे रखा है 20,000 और 10,000। तो प्रथम वर्ष का 10,000 और द्वितीय वर्ष का 20,000, इसे आप अदर इनकम मानेंगे और इसे जोड़कर यहां पर आप निकाल देंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आइए यहां तक की मदों को हम इनकम में सेट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रथम वर्ष की 2,20,000 रुपए, जबकि अगर मैं बात करूं 16-17 की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपने गणना की है 1,00,000 रुपए। साथ ही साथ अगर अदर इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स वो दी गई है फर्नीचर के विक्रय से हानि, प्रथम वर्ष की 10,000 है आप देख सकते हैं, और द्वितीय वर्ष की 20,000 है। तो प्रथम वर्ष की 10,000 रुपए और द्वितीय वर्ष की 20,000 रुपए, तो टोटल इनकम हो जाएगी 2,30,000 रुपए और साथ ही साथ 1,20,000 रुपए। अब हम बात करना चाहेंगे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में अगर इनकम स्टेटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपके चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री तो यहाँ पर दिया गया है, और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन दोनों को जोड़कर निकाला जाएगा। तो कुछ नोट्स हमने तैयार किए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। नोट नंबर 2, बिल्कुल नोट नंबर 2 हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है कि यहाँ पर हमने सेल्स रिटर्न का कोई समायोजन क्यों नहीं किया है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर ग्रॉस प्रॉफिट उसमें जोड़कर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की गणना करेंगे तो सेल्स रिटर्न घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सूत्र से जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला है उसमें से पहले से ही सेल्स रिटर्न घटी हुई है। तो यहां बात की जाए तो जब विक्रय की गणना क्रय, प्रत्यक्ष व्यय एवं सकल लाभ को जोड़कर तथा रहते की वृद्धि या कमी का समायोजन करने के बाद की जाती है, जैसा कि आपने यहां पर किया है, तो ज्ञात विक्रय की राशि शुद्ध विक्रय होता है, अर्थात उसमें से विक्रय वापसी पहले से ही घटी हुई होती है। अतः इस प्रश्न में विक्रय वापसी का कोई समायोजन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं, हम स्टॉक इन ट्रेड निकालना चाहते थे। स्टॉक इन ट्रेड कुछ इस तरीके से आप निकालेंगे। यहां पर 2 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिए गए हैं। अगर देखा जाए प्रथम वर्ष में आपने 20,000 और 60,000 का माल क्रय किया है, जबकि द्वितीय वर्ष में आपने 80,000 और 60,000। तो पहले बात करते हैं कैश 80 और 60। कैश परचेज 80,000 और 60,000, और प्रथम वर्ष में जो परचेज की गई है वो है 60,000 और 20,000। तो परचेज हो गई प्रथम वर्ष की 80,000, जिसे आप परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहेंगे, और ये हो गई 1,40,000। पर अब एक्सपेंसेस की बात करें तो पहली मद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो हमने तैयार कर ली है। दूसरी चेंजेस इन इन्वेंट्री प्रश्न में दी गई है। तीसरी मद आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो वो भी यहाँ पर एक ही मद है, उसे हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, और वो कौन सी है मैं आपको प्रश्न में बताना चाहूँगा। मजदूरी कार्यालय से संबंध में, तो यहाँ पर जो कर्मचारियों को दी गई मजदूरी है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में शामिल की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो अगली मद आती है फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट यहां पर देखी जाए तो 2 है स्टूडेंट्स, 10% ऋण पत्रों पर ब्याज और अल्पकालीन ऋण पर ब्याज। तो अल्पकालीन ऋण पर ब्याज तो ब्याज की राशि है, तो वो तो 20,000 रहेगी, लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर लिखा हुआ है 10% ऋण पत्र, यानी ये ऋण पत्र है। तो इन पर ब्याज कैसे निकाला जाएगा? प्रथम वर्ष का ब्याज 10,000 पर 10% 1,000, जबकि द्वितीय वर्ष का 20,000 का 10% 2,000। तो अगला नोट आप तैयार करेंगे फाइनेंस कॉस्ट का, वो कुछ इस तरीके से हमने तैयार किया हुआ है। फाइनेंस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन दोनों ही वर्षों में 20,000 है,
लेकिन अगर 15-16 में डिबेंचर्स की राशि देखी जाए तो 10,000 है और ब्याज की दर 10% है। 10,000 का 10% 1,000 रुपये ब्याज होता है, जबकि यहां पर ऋण पत्रों की राशि 20,000 है और 20,000 का 10% 2,000 रुपये होता है। तो कुल ब्याज की राशि कुल फाइनेंस एक्सपेंसेस जो हो गए वो हो गए 21,000 और 22,000। तो हमारे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और साथ ही साथ आपका फाइनेंस एक्सपेंसेस तैयार है। अब बात करने चाहेंगे पांचवी हेडिंग जो कि है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। वो भी प्रश्न में एक ही मत दे रखी है, इसलिए हम उसका नोट नहीं लगाएंगे। आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन मशीन पर 10,000 और 5,000, तो इसे भी हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब आती है छठी मद जो है वो है अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस में यहां पर क्या क्या लिया जाएगा वो मैं आपको बता दूं। बाहरी माल भाड़ा, विनिर्माण व्यय, मैं गोले लगा देता हूं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाहरी ढुलाई, और साथ ही साथ यहां पर दे रखा है कार्यालय की कार के विक्रय पर हानि 90,000 और 60,000, क्योंकि जिन मदों को फाइनेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं लिया जाता, उन सभी को किस में शामिल किया जाता है? अदर एक्सपेंसेस में। तो ये चारों मदें अदर एक्सपेंसेस में शामिल कर ली जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे फ्रेट आउटवर्ड 10,000 और 20,000। तो अदर एक्सपेंसेस का वर्किंग नोट भी आइए हम तैयार करते हैं। आपको दिया गया है अदर एक्सपेंसेस में प्रथम वर्ष का फ्रेट आउटवर्ड 10,000 जबकि दूसरे वर्ष का 20,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो आपको दी गई हैं वो प्रथम वर्ष की दी गई हैं 20,000 जबकि द्वितीय वर्ष की दी गई हैं 50,000। कैरेज आउटवर्ड की मद की अगर बात की जाए तो आपको दी गई है बाहरी ढुलाई, और उसकी बात करें तो वो दी गई है 10,000 और 20,000। अब बात करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ कार। जो अमाउंट आपको दिया गया है प्रथम वर्ष का 60,000 जबकि द्वितीय वर्ष का दिया गया है 90,000। कुल एक्सपेंसेस का टोटल लगाते हैं तो प्रथम वर्ष के एक्सपेंसेस का टोटल आता है 1 लाख रुपए, जबकि द्वितीय वर्ष के एक्सपेंसेस का टोटल आता है 1,80,000 रुपए। सभी फुटनोट्स तैयार करने के बाद अब हम वापस से हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, जिसको हम आधा तैयार कर चुके थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम लिख चुके थे। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो इसका आपने वर्किंग नोट तैयार किया है, और प्रथम वर्ष का 80,000 और दूसरे वर्ष का 1,40,000 रुपए आप लिख दें। चेंज इन इन्वेंट्री की अगर बात की जाए तो चेंज इन इन्वेंट्री प्रश्न में दी गई है प्रथम वर्ष की 30,000 है जबकि दूसरे वर्ष की 60,000 है। ये 30,000 पॉजिटिव है, इसे आप ओपन रखें, जबकि 60,000 नेगेटिव है, इसलिए आप इसे कोष्टक में रखें। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रश्न में ही दिए गए हैं, मजदूरी 5,000 और 10,000, तो इसे आप लिखें 5,000 और साथ ही साथ 10,000। अब बात करना चाहेंगे फाइनेंस कॉस्ट, जिसका आपने वर्किंग नोट तैयार किया है। प्रथम वर्ष का 21,000 जबकि द्वितीय वर्ष का 22,000। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि प्रश्न में दिए गए हैं, और कितने दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके मशीनरी पर हाथ 5,000 एवं 10,000। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का आपने वर्किंग नोट तैयार किया है, और प्रथम वर्ष के जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो हैं 1 लाख जबकि द्वितीय वर्ष के जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो हैं 1,80,000 रुपए। अब जैसा कि सभी खर्चों को लिख लिया गया है तो इनके योग की बात करते हैं। प्रथम वर्ष का अगर योग लगाते हैं तो 80,000 से लेकर 1 लाख तक की मदों को जोड़ने के बाद खर्चों का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 2,41,000।
जबकि द्वितीय वर्ष में आप 1,40,000 और बाकी मदों को जोड़कर उसमें से 60,000 घटाते हैं तो इन खर्चों का योग आता है 3,02,000। जबकि अगर ऊपर इनकम को देखा जाए तो 2,30,000 इनकम है, जबकि 2,41,000 खर्चे हैं। इसका मतलब प्रथम वर्ष में 11,000 रुपए का लॉस होता है। और अगर बात की जाए द्वितीय वर्ष की तो 1,20,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जबकि 3,02,000 रुपए के खर्चे हैं। तो जब 3,02,000 में से 1,20,000 घटाएंगे तो लॉस आता है 1,82,000। प्रश्न में दी गई कर की दरों का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब व्यवसाय में लाभ की जगह हानि है तो कर लगाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस तरह का नोट हमने दिया है कि दोनों वर्षों में हानि है और हानि होने पर कर नहीं लगता है, अतः कर की गणना नहीं की गई है। तो ये तो बात हुई, हमने इनकम स्टेटमेंट को तैयार कर लिया। दी गई सूचनाओं के अनुसार दिए गए वर्किंग नोट्स को हमने तैयार किया है, एक एक वर्किंग नोट को आपको समझाया गया है और इसमें मुख्य तौर पर बात थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की गणना करना और साथ ही साथ उसमें से सेल्स रिटर्न को नहीं घटाना। इन दोनों ही कारणों को हमने आपको स्पष्ट किया है। अब बात करते हैं तुलन पत्र की। तो जो तुलनात्मक तुलन पत्र है उसमें जो चौथा कॉलम है उसमें वृद्धि या कमी की गणना की जाती है, जबकि जो पांचवा कॉलम है उसमें संबंधित मद से उसका प्रतिशत निकाला जाता है। तो यहां अगर बात की जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रथम वर्ष में 2,20,000 है, जबकि द्वितीय वर्ष में मात्र 1,00,000 है। इसका मतलब 1,20,000 रुपए की कमी होती है। अदर इनकम 10,000 से 20,000 हो रही है, इसका मतलब 10,000 रुपए की वृद्धि हो रही है। 2,30,000 टोटल रेवेन्यू, जिसमें से 2,30,000 प्रथम वर्ष का और 1,20,000 द्वितीय वर्ष का। तो इसका मतलब कमी है और कमी कितनी की है? 1,10,000 रुपए। अब एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। परचेज प्रथम वर्ष का 80 है, जबकि द्वितीय वर्ष का 1,40,000 रुपए। इसका मतलब 60,000 रुपए की वृद्धि है। चेंज इन इन्वेंट्री में देखा जाए तो 30,000 रुपए से माइनस के 60,000 हैं और जब इसे घटाएंगे आप तो यहां पर कमी होगी और कमी कितनी की होगी? 90,000 रुपए की। ये गणितीय उससे है 30 माइनस 60 करेंगे आप, मतलब माइनस का 2 बार निशान आने के कारण वो प्लस में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो कमी है इसलिए उसे नेगेटिव में ही लिखा जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो कि है 5,000 से 10,000, इसका मतलब 5,000 रुपए की वृद्धि है। फाइनेंस कॉस्ट 21 से 22 यानी कि 1,000 रुपए की वृद्धि। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 5,000 रुपए की वृद्धि। अदर एक्सपेंसेस 1,00,000 से 1,80,000 मतलब 80,000 रुपए की वृद्धि। और अब अंतर अगर निकाला जाए तो 2,41,000 और 3,02,000। अगर इन व्ययों का अंतर आप निकालते हैं तो ये अंतर आपके आता है 59 और 2 61,000 रुपए की खर्चों में कुल वृद्धि है। आप इसे घटाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ लॉस जो कि प्रथम वर्ष में मात्र 11,000 का था और दूसरे वर्ष में हो गया 1,82,000। तो इसमें वृद्धि हुई है और कितने की वृद्धि हुई है? ये वृद्धि लॉस की अगर देखी जाए तो 1,71,000 रुपए, लेकिन ये हानि है इसलिए इसे कोष्टक में ही रखा जाएगा। अब यहां अगर बात की जाए तो प्रतिशतों की गणना किस आधार पर की जाएगी? तो संबंधित मद का जो प्रथम वर्ष का मूल्य है उस पर की जाएगी, यानी 1,20,000 का प्रतिशत निकाला जाएगा 2,20,000 पर। और जब आप ये प्रतिशत निकालते हैं तो ये प्रतिशत आता है 54.54%। 10,000 का प्रतिशत 10,000 पर निकाला जाएगा जो कि होगा 100%। इसके बाद में 1,10,000 का प्रतिशत निकाला जाएगा 2,30,000 पर जो कि होगा 47.83%। अब बात करते हैं 60,000 का प्रतिशत की गणना की जाएगी 80,000 पर जो स्पष्ट है 75%।
90,000 की गणना 30,000 पर की जाएगी 300%, जो कि नेगेटिव होगा। 5,000 का 5,000 पर प्रतिशत 100%। 1,000 का प्रतिशत निकाला जाएगा 21,000 पर, यह आता है 4.76%। 5,000 का प्रतिशत फिर से 5,000 पर तो 100%, और 80,000 का प्रतिशत 1 लाख पर निकालने पर वो आएगा 80%। 61,000 का प्रतिशत निकाला जाएगा 2,41,000 पर, जो होगा 25.31%। आगे बात करते हैं 1,71,000 का प्रतिशत 11,000 पर निकाला जाएगा, और ये प्रतिशत होगा 1554.54%। इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 पूरा होता है। आगे के वीडियो में मिलेंगे बचे हुए अंकित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।